ठीक है बच्चों, यहाँ पर थे हम। कल की जो क्लास थी हमारी, कल की क्लास में हम कहाँ पर थे? हमने यहाँ तक देख लिया था कि कुछ फैक्ट है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के, उसकी स्टडी हमने कर ली थी। ठीक है, क्या स्टडी की थी हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की? कि एक तो इसकी जो स्केल है, इसकी जो स्केल है, क्या फैक्टर देखे थे हमने पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के? एक तो इसकी जो स्केल है वो यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, दूसरा जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। क्यों प्रोपोर्शनल होता है, कैसे पता चला? इस फार्मूले से पता चला, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई। ये हमने जो डिराइव किया था लास्ट में, ये देखो हमने लास्ट में जो डिराइव किया था, जो लास्ट में हमने डिराइव किया था ये, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो थीटा है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हमें पता चला था। और क्या पता चला हमें? कि जो सेंसिटिविटी होती है, और क्या पता चला हमें? कि जो सेंसिटिविटी होती है उसे टॉर्क और वेट के रेशो में भी हम डिफाइन कर सकते हैं। जो सेंसिटिविटी होती है उसे हम टॉर्क और वेट के रेशो में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर टॉर्क ज़्यादा हुआ इन कंपैरिजन ऑफ वेट, इसका मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, और आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट में मैंने वही लिखा है जो थर्ड में लिखा है। फोर्थ पॉइंट में मैंने ये बताया है कि जिस इंस्ट्रूमेंट का टॉर्क और वेट का रेशो ज़्यादा होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फिफ्थ पॉइंट, जैसे क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, बात नहीं करना है, क्या बताया था मैंने? कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है इसका जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है बहुत स्ट्रांग होता है। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। जब इसका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है तो अगर बाहर से कोई थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड आ भी जाए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हमारे इंस्ट्रूमेंट पे नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड ही इतना स्ट्रांग है। स्पीकर बंद रखना है। ठीक है, तो यही हमारा अगला पॉइंट है, यही हमारा अगला पॉइंट है कि एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, सपोज करो कि हमारा ये मैग्नेटिक, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट के आसपास कोई और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। ये हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के आसपास कोई दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेटिक फील्ड से आकर मिल रहा है। तो जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिल रहा है तो उसी को स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या होता है स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड? यदि किसी दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मैग्नेटिक फील्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट के मैग्नेटिक फील्ड से आकर मिल रहा है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे इंस्ट्रूमेंट का है वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा? स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। तो हमारा जो अगला पॉइंट है कि एरर ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखो अगला पॉइंट। देखो इंग्लिश मीडियम वाले इस पॉइंट को एज इट इज कॉपी करो, फिफ्थ पॉइंट को एज इट इज कॉपी करो, और हिंदी मीडियम वाले लिखो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हिंदी में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण सर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है वह सर यदि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिंक होता है, हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिंक होता है, हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिंक होता है
तब यह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तब यह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तब यह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तब यह मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, अब देखो ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड हमारे मैग्नेटिक फील्ड को कब प्रभावित नहीं करेगा, कब अफेक्ट नहीं करेगा? जब हमारा खुद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो। अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो तो बाहर से अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो वो ज्यादा हमें प्रभावित नहीं करेगा, है ना? तो आगे लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले तो बस ये पॉइंट कॉपी कर लो, हिंदी मीडियम वाले लिखो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है लिखो, क्या लिखा? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए एक्सटर्नल स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए एक्सटर्नल स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड हमारे इंस्ट्रूमेंट को प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, देखो हमारा खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है, हमारे खुद का नहीं, हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो वैसे ही बहुत स्ट्रांग है। इसलिए अगर बाहर से कोई थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। सपोज करो कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर है। अगर बाहर से थोड़ा 0.001 वेबर पर मीटर स्क्वायर का फ्लक्स आ भी जाता है तो वो बहुत ज्यादा हमारे मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, आगे लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले एज इट इज कॉपी करो 6 पॉइंट को, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में पावर का कंजप्शन, मतलब पावर का खर्च लिख लो, आपको पावर कंजप्शन ही लिखो, आपकी पावर कंजप्शन 40 माइक्रोवाट से 200 माइक्रोवाट, 40 माइक्रोवाट टू 200 माइक्रोवाट की रेंज में होता है। इसलिए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में कम हीटिंग होती है, कम हीटिंग प्रॉब्लम होती है। सेवंथ पॉइंट एज दैट इज लिख लो, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले लिखो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हिस्टैरिसीस एरर कम होती है। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में हिस्टैरिसीस एरर कम होती है। ठीक है, अगला लिखो डिसएडवांटेज, ये हेडिंग डालो डिसएडवांटेज। आगे लिखो डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है बच्चों? ये तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको। क्या बता दिया था मैंने? कि ये केवल डीसी सप्लाई के लिए काम करता है, एसी सप्लाई के लिए ये काम नहीं करता है। तो लिखो, इंग्लिश मीडियम वाले एज इट इज कॉपी कर लो, और हिंदी मीडियम वाले लिखो, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। पीएमएमसी
पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट केवल डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। यदि यदि इसे एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, यदि इसे एसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तब पॉइंटर के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। अब देखो, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब डीसी सप्लाई के लिए मेरा जो पॉइंटर है वो इस तरफ जाने की कोशिश करता है। डीसी सप्लाई के लिए मेरा जो पॉइंटर है वो इस तरफ जाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर एसी सप्लाई रही तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इधर जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में इधर जाने की कोशिश करेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा पॉइंटर इधर जाने की कोशिश करेगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा पॉइंटर इधर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन इधर तो कुछ है ही नहीं, यही यहाँ पे तो 0 एम्पियर है और इधर बढ़ रहा है स्केल। सपोज करो कि 5 एम्पियर है, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर तो टकराएगा वो दीवार से, है ना। इधर तो टकराएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं, 0 एम्पियर की इस साइड टकराएगा वो। तो इस वजह से वो एक ही 0 पोजीशन के अक्रॉस वाइब्रेशन करते रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे में टूटने की संभावना बढ़ जाएगी उसकी। क्लियर है क्या बच्चों? समझ में आ रही बात? ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है। ये जो दिख रहा है आपको पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का इक्विवेलेंट सर्किट, ये क्या कर रहा है? करंट का मेजरमेंट कर रहा है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? करंट का मेजरमेंट कर रहा है। तो ये ऐसा एक सिंबल बना दिया मैंने कि ये अमीटर की तरह बिहेव कर रहा है और इस इंस्ट्रूमेंट का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा जिसको मैंने बाहर शो कर दिया है। तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही है, बस आपको दिखे इसलिए मैंने बाहर बना दिया है। तो ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का रिप्रेजेंटेशन है। अब मैं इतना बड़ा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट तो बना नहीं सकता, तो उसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ऐसे करूंगा। सभी बना लो ये इतना पोर्शन। बात नहीं करना बच्चे, क्या बात हो रही? बात नहीं करो, बनाओ ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बन गया। चलो अब बच्चों, अब मैं क्या सिखाने वाला हूं आपको। ये मेरा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ये मेरा पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है। बच्चों रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक है। जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है ये उसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको इंटरनल करंट बोल दूंगा मैं। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसको इंटरनल करंट बोल दूंगा। और इस पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की जो वाइंडिंग है उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। सपोज करो बच्चों इसके अंदर 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब ये जो मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है, ये इसकी जो स्केल है वो कुछ इस प्रकार की है। वो 0 एम्पियर से लेके इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 5 एम्पियर तक है। ठीक है। तो इंटरनल करंट कौन सा करंट होता है? ये वाला।
5 एम्पियर। इंटरनल करंट कौन सा हो गया? ये जो 5 एम्पियर करंट फ्लो रहा है इंटरनल करंट होगा। तो अभी फिलहाल इसके अंदर जो इंटरनल करंट मैक्सिमम फ्लो होगा वो 5 एम्पियर। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि मुझे इसकी रेंज बढ़ा के यदि 50 एम्पियर करना है, अगर इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की रेंज मुझे बढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सब्जेक्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है, उसको नाम ये दिया गया है, हेडिंग डालो एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी अमीटर। पर पहली बात बच्चों, सबसे पहले कि ये जो टॉपिक मैंने पढ़ा है इसमें कुछ डाउट है क्या आपके मन में? कुछ आपको लगता है कि पूछना है तो पूछ सकते हो आप, कुछ भी कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, आप बताओ। कोई है क्लास में ऐसा बच्चा जिसे लगता है कि सर एक बार बता दो, ये समझ में नहीं आया? क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे पहले जो पूछना है पूछ सकते हो आप। क्यों बच्चे, पूछना है? समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, आ रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो हेडिंग डाल दो एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी मीटर, एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी मीटर। उसके बाद क्या करो? ठीक है, अब इसकी रेंज मुझे बढ़ाना है। अभी इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों? 5 एम्पियर। मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर? 5 एम्पियर। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज ही 5 एम्पियर, ये कभी भी अपने अंदर 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने देगा। इसका मतलब क्या है? ये कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने अंदर से 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं होने देगा, इसका ये मतलब हुआ। तो यार मुझे तो अपनी रेंज बढ़ा के 50 एम्पियर करना है, कैसे करूं? मुझे तो अपनी रेंज बढ़ा के 50 एम्पियर करना है। तो एक काम, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, यार एक काम करता हूं मैं, एक बहुत कम वैल्यू का एक रेजिस्टेंस में इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं। एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूं, शायद कुछ हो जाए। तो मैंने इसके पैरेलल में एक बहुत कम वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, जिसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। आरएसएच क्या है? शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत कम वैल्यू का एक रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा? अब मैं क्या चाहता हूं कि भाई मैं अगर 50 एम्पियर करंट यहां से फ्लो करवा रहा हूं, अब जब मैं यहां से 50 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहा हूं, तो जितनी इसकी रेंज है उतना करंट ये ले लेगा और बचा वाला करंट इधर से बाईपास हो जाएगा। तो यहां से 45 एम्पियर करंट चला जाएगा। इसकी जितनी रेंज है उतना करंट इसने अमीटर ने ले गया और बाकी बचा वाला जो करंट है वो बाईपास कर दिया। तो अब मेरा ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है आपको, ये जो पूरा सर्किट दिख रहा है, ये मेरा 50 एम्पियर मेजर करने वाला अमीटर है। ये 50 एम्पियर को मेजर करने वाला अमीटर है। ठीक है, अब मैंने 50 एम्पियर करंट यहां से डाला, तो जितनी इस अमीटर की रेंज थी उतना करंट इसने ले लिया और बचा वाला करंट यहाँ बाईपास हो गया। तो यहाँ मुझे फिर से कितना मिलने वाला है? 50 एम्पियर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो दोनों ब्रांच, ये वाली ब्रांच, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है क्या? ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच, ये दोनों पैरेलल में है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी अमीटर। मतलब पीएमएमसी अमीटर की रेंज बढ़ाना है मुझे, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाना है मुझे। तो ये वाली जो ब्रांच है बच्चों, इसको इंटरनल ब्रांच बोलेंगे, इसलिए इसके ऊपर जो वोल्टेज रहेगा उसको इंटरनल वोल्टेज बोलूंगा, वी इनपुट। इसको मैं बोलूंगा वी इनपुट। और ये जो ब्रांच है ये संट ब्रांच है, इसलिए इसके ऊपर जो वोल्टेज रहेगा उसको मैं संट वोल्टेज बोलूंगा, VSH। इसको मैं संट वोल्टेज बोलूंगा, VSH। तो ये दोनों वोल्टेज पैरेलल में है, ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, इसलिए इनका वोल्टेज भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि पैरेलल ब्रांच का जो वोल्टेज है वो कैसा रहता है? बराबर रहता है, सेम रहता है।
तो वही काम करेंगे। यहाँ पर देखो, ये जो डेरिवेशन मैंने किया है, यहाँ पर वही काम किया है मैंने। शंट ब्रांच का वोल्टेज इक्वल टू मीटर ब्रांच वोल्टेज। ये ब्रांच होगी शंट ब्रांच, ये वाली ब्रांच होगी शंट ब्रांच, और ये वाली ब्रांच होगी मीटर ब्रांच। तो दोनों पैरेलल में है, दोनों ब्रांच, इसलिए दोनों का जो वोल्टेज है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ लिख दिया शंट ब्रांच वोल्टेज इक्वल टू मीटर ब्रांच वोल्टेज, शंट ब्रांच का वोल्टेज इक्वल टू मीटर ब्रांच। तो शंट ब्रांच का वोल्टेज कितना हो जाएगा बच्चे? शंट ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको नाम दे दिया मैंने ISH। शंट ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको क्या नाम दे दिया? ISH। और मीटर ब्रांच में जो करंट जा रहा है उसको तो पहले से ही मैंने नाम दे के रखा था कि आई इंटरनल करंट है वो। ठीक है, तो शंट ब्रांच का वोल्टेज कितना हो गया? शंट ब्रांच का रेजिस्टेंस इंटू शंट ब्रांच का करंट, वही शंट ब्रांच का क्या हो जाएगा? वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? R इंटू आई। वोल्टेज क्या होता है बच्चों? R इंटू आई। तो जब शंट ब्रांच का वोल्टेज चाहिए तो शंट ब्रांच का रेजिस्टेंस इंटू शंट ब्रांच का करंट। इंटरनल ब्रांच का वोल्टेज चाहिए मुझे, तो इंटरनल ब्रांच का वोल्टेज क्या होगा? इंटरनल ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है? R इंटरनल। ये अंदर ही है, बस आपको दिखाने के लिए बाहर बनाया, ये अंदर ही है। R इंटरनल इस मीटर के अंदर ही है, बस आपको दिखे इसलिए बाहर बनाया। तो इस मीटर ब्रांच का वोल्टेज कितना हो गया? मीटर ब्रांच का रेजिस्टेंस और मीटर ब्रांच का करंट। मीटर ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या हो गया? R इंटरनल, और मीटर ब्रांच का करंट क्या हो गया? I इंटरनल। ठीक है, पानी है क्या? कौन बच्चे बोल रहे पानी मत पिलाएं। थोड़ी देर बाद। ठीक है, अब देखो ये जो शंट ब्रांच है इसमें कितना, अब जो बाहर से जो करंट मैं दे रहा हूं, बाहर से जो करंट मैं दे रहा हूं, ये जो बाहर से मैं करंट दे रहा हूं, देखो जो बाहर से जो मैं करंट दे रहा हूं वो आई एक्सटर्नल 50 एम्पियर, जो मैंने एग्जांपल लिया था। बाहर से मैंने आई एक्सटर्नल करंट दिया, जिसमें से कुछ करंट इंटरनल ब्रांच में चला गया जिसको आई इंटरनल बोला, और कुछ शंट ब्रांच में चला गया। बार बार कीबोर्ड क्यों आ रहा है यार? ऐसा क्या हो रहा है? कुछ कुछ खुला हुआ है क्या कुछ? ठीक है, देखो बच्चों, देखो मैंने आई एक्सटर्नल करंट यहां से दिया, कुछ करंट शंट ब्रांच में चला गया, कुछ करंट मीटर ब्रांच में चला गया। ठीक है, तो मेरा जो शंट ब्रांच का करंट है, अगर मैं आई एक्सटर्नल में से आई इंटरनल को माइनस कर दूं तो क्या शंट ब्रांच करंट आ जाएगा क्या? देखो यहां से टोटल आई एक्सटर्नल करंट जा रहा है, उसमें से अगर मैं आई इंटरनल करंट को माइनस कर दूं तो ये ISH की वैल्यू आ जाएगी क्या बच्चों? तो मैं इस ISH की जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या कि आई एक्सटर्नल माइनस आई इंटरनल। क्योंकि देखो सपोज करो, ये देखो यहाँ से 50 एम्पियर करंट गया, यहाँ से 50 एम्पियर करंट गया, और यहाँ 5 एम्पियर करंट गया। तो क्या मैं 50 में, और यहाँ पर 45 एम्पियर करंट गया, तो अगर मैं 50 में से 5 को माइनस कर दूं तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या? ISH की। तो वही काम यहाँ पर भी किया है। तो जब मुझे ISH की वैल्यू चाहिए, जब मुझे ISH की वैल्यू चाहिए तो मैंने क्या कर दिया? आई एक्सटर्नल में से आई इंटरनल को माइनस कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इस ISH की जगह पे मैंने क्या कर दिया? आई एक्सटर्नल माइनस आई इंटरनल। अब आगे गए, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, RSH का इधर मल्टीप्लाई किया और RSH का मैंने आई इंटरनल में मल्टीप्लाई किया, तो ये वाली टर्म आ गई मेरे पास। फिर क्या किया मैंने? ये वाली जो टर्म है इसको इधर ट्रांसफर कर दिया दूसरे साइड, तो माइनस वाली टर्म प्लस में आ गई। यहाँ से मैंने आई इंटरनल को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आर इंटरनल प्लस RSH आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया मैंने?
ये आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल, ये क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल इक्वल टू एम मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब ये वाली टर्म समझने के लिए थोड़ा सा इधर देखो, आप यहाँ पर देखो, अभी सब समझ में आ जाएगा, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। ये मान लो कि अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं, आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं, अभी ये टॉपिक स्टार्ट ही हो रहा है। अभी ये मानो कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी ये टॉपिक स्टार्ट ही हो रहा है। तो जब बच्चों मैंने रेंज नहीं बढ़ाई थी, जब मैंने इस इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया, सपोज करो कि मैंने ये एक्सटर्नल वाली ब्रांच जोड़ी ही नहीं, अभी अभी फिलहाल मैंने ये ब्रांच जोड़ी नहीं, जब ये ब्रांच मैंने जोड़ी नहीं, तो उस कंडीशन में मेरा जो पॉइंटर है, जो थीटा है मेरा, वो किसके अनुसार घूम रहा था? इस इंटरनल ब्रांच के करंट के कारण। जब मैंने ये ब्रांच जोड़ी ही नहीं सर्किट के अंदर, जब मैंने ये ब्रांच जोड़ी ही नहीं सर्किट के अंदर, तब मेरा जो जो पॉइंटर है वो किसके अकॉर्डिंग घूम रहा था? आई इंटरनल के कारण। तो अब मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है, अब मुझे कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है कि मेरा जो थीटा है वो किसके अकॉर्डिंग घूमे? इस एक्सटर्नल करंट के अकॉर्डिंग घूमे, जो कि हमने 50 एम्पियर दिया है। तभी तो मेरी रेंज बढ़ेगी इंस्ट्रूमेंट की, कि मेरा जो पॉइंटर है वो किसके अनुसार घूमना चाहिए? इस एक्सटर्नल करंट के अकॉर्डिंग घूमना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि भैया मेरा जो पॉइंटर है वो कैसा हो जाए? आई एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग घूमे। मेरा जो थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो? आई एक्सटर्नल। जितनी रेंज मुझे बढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग मेरा पॉइंटर घूमे, ये चाहता हूं मैं। ठीक है, तो उनने क्या किया, अगर मैं बच्चों यहाँ पर आई इंटरनल अपॉन आई इंटरनल का मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ चेंज आएगा क्या? आई इंटरनल अपॉन आई इंटरनल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कोई चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि कट के वन हो जाएगा, वो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूं मैं ना, देखो, थीटा प्रोपोर्शनल टू, थीटा प्रोपोर्शनल टू, अगर मैं इसको आई एक्सटर्नल अपॉन ये आई जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो आई एक्सटर्नल के नीचे लिख लूं, तो क्या होगा? अभी भी ये थीटा किसके प्रोपोर्शनल है? अब एक्सटर्नल के प्रोपोर्शनल नहीं, क्योंकि ये दोनों टर्म तो कट जाएगी। अभी भी ये टर्म एक्सटर्नल, जो हमारा पॉइंटर है वो इस आई एक्सटर्नल के अनुसार ही घूम रहा है। तो ये ऐसी कौन सी टर्म का मैंने आई इंटरनल में मल्टीप्लाई कर दिया कि एक्सटर्नल के प्रोपोर्शनल हो गया? वो मैंने ऐसी कौन सी टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया इस आई इंटरनल में कि मेरा जो थीटा है वो आई एक्सटर्नल के प्रोपोर्शनल हो गया? ये वाली टर्म का इंटरनल करंट में मैंने कौन सी टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया कि वो जो थीटा है वो आई एक्सटर्नल के प्रोपोर्शनल हो गया? तो मैंने इस इंटरनल करंट में ये वाली टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा जो थीटा है वो आई एक्सटर्नल के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलेंगे। यही एम क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। समझ में आएगी बात बच्चों मेरी? समझ में आया? मैंने ऐसी कौन सी टर्म का मल्टीप्लाई कर दिया कि मेरा जो थीटा है वो एक्सटर्नल करंट के प्रोपोर्शनल है, मतलब इस वाली टर्म का, इससे। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर एम। ये हटा रहा हूं मैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है मेरी? ये सर आ रही है आवाज। ठीक है, तो यहाँ पर m इक्वल टू आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल, दिस इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो बच्चों अभी कुछ कॉपी किया है क्या? नहीं किया ना? तो एक काम करो, पहले पहले एक काम करो, पहले ये वाला डायग्राम बना लो, ये वाला पूरा ऊपर वाला, उसके नीचे ये वाला लिख लो। नंबर 1 पे डायग्राम बनाओ, नंबर 2 पे ये पूरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नंबर 2 पे वो कॉपी करो, और नंबर 3 पे ये यहाँ तक पहुँचो। नंबर 3 पे ये, नंबर 3 पे ये यहाँ तक। और यदि कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो मुझसे कि सर ये कहाँ से आ गया।
नंबर 3 पे ये कॉपी करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो कॉपी करो जरा इसे। ठीक है बच्चे, अब ठीक है ना? यदि समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, है ना? समझ में आया? अभी एक बार कर लो इसे, एक बार फिर रिवाइज करवा दूंगा मैं, ठीक है? तो अगर कुछ रह गया होगा तो और क्लियर हो जाएगा। क्यों तुम्हें कॉपी नहीं करना? करो फिर। जो इंटरनल वोल्टेज है उसको यहाँ पे वीएम नाम से दिखा दिया है, उसको वी इन कर लो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो। इंटरनल वोल्टेज यहाँ पर वीएम नाम से शो कर दिया है। तो जो वीएम लिखा है बच्चों वो एक्चुअल में इंटरनल वोल्टेज है, ठीक है? शायद किसी दिन मैंने किसी क्लास में पढ़ा दिया होगा, उसमें इंटरनल वोल्टेज को वीएम नाम दे दिया होगा, इसलिए वो ऐसे ही दिख रहा है, बाकी उसमें कोई अंतर नहीं। हो गया बच्चों? ऑनलाइन? यस सर, लिख लिया। ठीक है। देखो बच्चों, यहां पर देखो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल। तो यहाँ पर आई एक्सटर्नल भी दिख रहा है और आई इंटरनल भी दिख रहा है। तो आई मल्टीप्लाइंग फैक्टर की वाली टर्म अगर मुझे बनाना है तो मैं क्या करूँ? ये आई इंटरनल को आई एक्सटर्नल के नीचे लेके आ जाऊँ तो बन जाएगी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाली टर्म। तो वही काम किया मैंने। ये एम क्या होता है? आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल होता है। तो इस आई इंटरनल को इधर ला लिया और इस आर एस एच को इधर भिजवा दिया, तो ये वाली टर्म आ गई। तो ये वाली टर्म आ गई मेरे पास। तो इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं, इसे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? आर इनपुट अपॉन आर एस एच प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चे? आर इनपुट अपॉन आर एस एच प्लस आर एस एच अपॉन आर एस एच। तो ये वाली जो टर्म है क्या हो जाएगी? कट के 1 हो जाएगी। ये वाली टर्म 1 हो जाएगी। तो क्या आ गया? एम इक्वल टू आर इनपुट प्लस आर एस एच माइनस ये प्लस 1। तो यहां से क्या टर्म हो जाएगी? ये एम माइनस 1 इक्वल टू आर एन अपॉन आर एस एच। तो क्या टर्म हो जाएगी? तो मैं कितनी वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं? तो इतनी वैल्यू का आर इन अपॉन एम माइनस 1, इतनी वैल्यू का अगर मैं शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा तो मुझे जितनी रेंज चाहिए उतनी रेंज में बढ़ा दूं। ये उसके बाद ये कॉपी करो, ये स्टेप यहाँ तक। अब एक बार मैं फिर से रिवाइज करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखना, इतना कॉपी करो उसके बाद। अच्छा टाइम ही हो गया। चलो एक बार देखो बच्चों, क्विक रिवाइज करते हैं 2 मिनट में, ठीक है? ये कॉपी कर लो। अब देखो किया क्या, एक बार उसको देखो, ध्यान से देखो क्या किया हमने। हमारा जो टॉपिक था वो था एक्सटेंशन रेंज ऑफ पीएमएमसी एमीटर। एमीटर की रेंज मुझे बढ़ाना था। तो ये मेरा पीएमएमसी एमीटर है, इसका जो इंटरनल करंट है वो इतना है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है। अब मुझे इसकी रेंज बढ़ाना है। तो जब इसकी रेंज मुझे बढ़ाना है तो ये तो जितनी इसकी रेंज है उतना ही ये करंट लेगा। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार एक काम करते हैं, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल वैल्यू का कनेक्ट कर देते हैं। तो जिससे कि जो एक्सटर्नल करंट है इसका कुछ पार्ट जो इस एमीटर में नहीं जा सकता वो इधर से बाईपास हो जाएगा। तो ये शंट ब्रांच में से जा रहा था, इसलिए इसको नाम दे दिया मैंने शंट ब्रांच करंट, ISH। एग्जाम्पल के लिए 50 एम्पियर, यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है तो बचा वाला यहाँ से जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद जब मैंने ये ब्रांच कनेक्ट नहीं की थी, जब मैंने ये ब्रांच को जोड़ा नहीं था, जब इस ब्रांच को मैंने जोड़ा नहीं था, उस वक्त मेरा जो थीटा था वो इंटरनल करंट के प्रोपोर्शनल था। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, अब इस ब्रांच को जोड़ने के बाद मेरी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। इस ब्रांच को जोड़ने के बाद मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मेरा जो थीटा है वो एक्सटर्नल करंट के प्रोपोर्शनल हो जाए। ये मैं चाहता हूँ, मेरा जो थीटा है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाए? एक्सटर्नल करंट के प्रोपोर्शनल हो जाए। इसके लिए मैंने क्या किया,
इसके लिए मैंने एक टर्म का मल्टीप्लाई किया, आई इन अपॉन आई इन, ये वाली टर्म का मल्टीप्लाई किया मैंने। तो देखो जरा, थीटा प्रोपोर्शनल टू आई एक्सटर्नल अपॉन आई, ये इसको इसके डिनोमिनेटर में कर दिया। तो अब क्या किया मैंने, इंटरनल करंट में कौन सी टर्म का मल्टीप्लाई करूं कि आई एक्सटर्नल के प्रोपोर्शनल हो जाए, तो मैंने इस टर्म का मल्टीप्लाई किया। तो क्या हो जाएगा, आई इन से आई इन कट जाएगा और मेरा थीटा एक्सटर्नल करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो मैंने इस टर्म से मल्टीप्लाई किया इंटरनल करंट में, तो मेरा जो थीटा है वो आई एक्सटर्नल के प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये हो गया मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये एम मल्टीप्लाइंग फैक्टर जिसकी वैल्यू है आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल। फिर उसके बाद ये जो दो ब्रांच है, ये है मीटर ब्रांच। मीटर ब्रांच के वोल्टेज को V इनपुट नाम दे दिया और शंट ब्रांच के वोल्टेज को VSS नाम दे दिया। ये दोनों ब्रांच पैरेलल में है, इसलिए दोनों के जो वोल्टेज है इंटरनल और शंट ब्रांच ये बराबर हो जाएंगे। तो इस इंटरनल करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आर इंटरनल अपॉन आई इंटरनल, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एस एच इंटू आई एस एच। ठीक है, अब इसे एज इट इज रहने देते हैं। आर एस एच ये जो शंट ब्रांच की करंट है वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल करंट माइनस इंटरनल करंट को कर देंगे माइनस, तो आई एस एच आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आर एस एच इंटू आई एक्सटर्नल माइनस आर एस एच इंटू आई इंटरनल, आर इंटरनल आई इंटरनल। अब इंटरनल इंटरनल वाले एक तरफ, एक्सटर्नल एक्सटर्नल वाले एक तरफ। तो ये हो जाएगा आर इंटरनल आई इंटरनल। ये किसका माइक ऑन है, बंद करो भाई जल्दी, टाइम नहीं जाता। आर एस एच इंटू आई इन, आर एस एच इंटू आई एक्सटर्नल। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो आई इंटरनल कॉमन निकाल लो, तो आई इंटरनल कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, आर एस एच प्लस आर इंटरनल। तो ये आर एस एच अपॉन आई एक्स इंटू आई एक्सटर्नल। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, हम जानते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वी नो एम इक्वल टू आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल। तो बस एम की वैल्यू क्या हो रहा है, हाँ, तो एम इक्वल टू आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल। तो आई एक्सटर्नल आई इंटरनल को नीचे ले जा लो, तो आई एक्सटर्नल अपॉन आई इंटरनल, ये आई एक्सटर्नल को इधर ही रन दिया, आई इंटरनल को इधर ला लिया और इस आर एस एच को इस तरफ ला लिया। क्या हो जाएगा, आर एस एच प्लस आर इंटरनल अपॉन आर एस एच। सिंप्लीफाई करो और एम आर एस एच अपॉन आर एस एच क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर इंटरनल अपॉन आर एस एच, 1 को इधर ले जा लो, क्या हो जाएगा, एम माइनस 1 इक्वल टू आर इंटरनल अपॉन आर एस एच। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल करंट के बराबर रखने के लिए कितने वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, आर इंटरनल अपॉन एम माइनस 1, इतनी वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा जो अमीटर की रेंज है वो आई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगी। इसके आगे कल पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो अब अटेंडेंस ले लेते हैं। टाइम कितना बचा, 2 मिनट। ऑफलाइन वाले बच्चों को जैसा कल किया था, एक व्हाट्सअप कर में मुझे नाम लिखे कि इतने बच्चे ऑफलाइन आए हैं, तो मुझे भिजवा देना, पेन दो जल्दी से। हाँ, एक फोटो एक पेज पे लिख के ऑफलाइन वाले बच्चों का नाम भिजवा देना, कोई भी कर दो। देखो जो ऑफलाइन आए हैं उनको थोड़ा एडवांटेज मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि तुम लोग थोड़ा एक एक नंबर सबसे बढ़ा देगी।